हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका पेपर था सीबीएसई का 17 फेब। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और जिनका नहीं भी हुआ है तो अपनी होप्स को हाई रखना। मार्किंग अच्छी होगी इस बात की हमें उम्मीद रखनी है। ऑलराइट, तो ये मैथ्स का कौन सा पेपर है? सीबीएसई स्टैंडर्ड। ये सीबीएसई स्टैंडर्ड का है। कौन सा सेट है ये? ये है सेट 1। ऑलराइट, तो यहाँ पे जितने भी हैं सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है 1 से लेकर 38 तक। जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीटली कवर्ड हैं। आपको 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन को देखना है, उनके आंसर्स को देखना है। जिन बच्चों को केवल आंसर आंसर मेकिंग करनी है, जिनको बस आंसर टिक करने हैं, देखना है कि उनके आंसर सही है या नहीं है, वो बस आंसर देखो और आगे बढ़ जाओ। बाकी जैसे गुजरात बोर्ड और यूके बोर्ड जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं, वो इस पेपर को अच्छे से देखो, एज़ अ सैंपल पेपर इसे यूज़ करो और इसको पूरा का पूरा मेरे साथ-साथ सॉल्व करते हुए चलो। आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सेट बन रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं 2026 में। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया था, द एचसीएफ ऑफ 960 एंड 432 हमारा कितना होगा? इस तरीके से हमें पूछा गया था। हमें एचसीएफ पूछा गया था। देखो सारे के सारे सॉल्यूशन हम कंप्लीटली फुल नहीं करेंगे, मैं बस आपको थोड़ा-थोड़ा आइडिया देते चलूँगा और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हुए चलूँगा, क्योंकि 38 क्वेश्चन करने में ये स्पेशली शेट सेट ए जो था ना, ये सेट 1 था, ये बहुत ही लेंथी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कौन-सा सेट था और कौन-सा सेट आपको टफ लगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ऑलराइट, तो 960 और 430 का जब हमसे एचसीएफ पूछा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे क्या स्टेप रहते हैं, हम इस तरीके से 960 यहाँ पे लिख देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर 432 लिख देंगे। उसके बाद इसकी क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, राइट? आप 1 बाय 1 आप इसको डिवाइड करते रहोगे और जो आपके फैक्टर निकल के आ जाएँगे 960 के, वो यहाँ पे आपने पुट कर लिए। ऐसे ही आपने 432 के फैक्टर्स निकाले और 432 इक्वल टू यहाँ पे आपने फैक्टर्स लिख लिए। अब जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का ध्यान देते हैं? वहाँ पर हम जो हमारी लोएस्ट पावर होती है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो भी इसमें कॉमन फैक्टर हैं और उसमें जो लोएस्ट पावर होती है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, उनकी जो लोएस्ट पावर होती है, उसे हम एचसीएफ निकालते समय उसे हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 और 3 है। अब 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2 टू द पावर 4, तो हमने यहाँ पे लिख ली। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है? 3 टू द पावर 1, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया और उसके बाद हमने इनको कैलकुलेट कर लिया, तो आंसर हमारा निकल के आ गया 48। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, देखो अब इसमें कई सारे बच्चे किस तरीके से करते हैं, गुजरात बोर्ड और जो यूके बोर्ड वाले बच्चे हैं, आप लोग कई सारे स्टूडेंट इस तरीके से करते हैं ना, हम इसको पूरा ओपन करके लिखते हैं। तो ऐसे भी आप कन्फ्यूज़ मत होना, जैसे 2 टू द पावर 6 है तो आपने इसको 6 टाइम लिख लेना है। 2, 2, 2, 2 एंड 2, 2, राइट? 3 इंटू 5 इस तरीके से आपने इसके फैक्टर लिख लिए। उसके बाद नीचे 2 टू द पावर 4 है, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन 3 टू द पावर 3, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो-जो यहाँ पे कॉमन है आप उनको ले लोगे, तो यहाँ से हमारी ये कॉमन आ रहे हैं, तो वही चीज़ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कई सारे बच्चे इस मेथड से करते हैं और यहाँ पे 3 कॉमन आ गया हमारा, तो इंटू 3। वही चीज़ होगी 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 3 टू द पावर 1, तो ये आ जाएगा हमारा कितना सॉल्व करके 48 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमसे पूछा गया है कि द नेचुरल नंबर ऑफ 2 इज़, नेचुरल नंबर ऑफ, हमारे पास एक नेचुरल नंबर 2 है। ये नेचुरल नंबर क्या है? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि ये प्राइम नंबर है, कंपोज़िट नंबर है, प्राइम भी है एज़ वेल एज़ कंपोज़िट भी है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोज़िट। देखो प्राइम नंबर की क्या डेफिनिशन होती है? कोई भी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। डेफिनिशन में स्पेशली ग्रेटर देन 1 लिखा गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 हमारा ना तो कंपोज़िट नंबर होता है, ना हमारा प्राइम नंबर होता है। अगेन ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है। जैसे सीबीएसई के स्टैंडर्ड में इसको पूछा गया है, तो हो सकता है कि अब जो यूके बोर्ड है वहाँ पर आपको यही आ जाए कि 1 क्या है? 1 कौन-सा नंबर होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में? तो प्राइम नंबर की डेफिनिशन है ग्रेटर देन 1 होना चाहिए कोई भी नेचुरल नंबर और उसके कोई भी पॉजिटिव डिवीज़र, कोई भी ऐसे डिवीज़न नहीं होने चाहिए उसके जो 1 और उस नंबर के अलावा कोई और नंबर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीनिंग जैसे अगर हमारे पास 2 है, तो अगर हम 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 2 और 1 होने चाहिए, यानी वो नंबर खुद और 1। इन दोनों के अलावा इन दोनों के अलावा कोई और फैक्टर हमारा नहीं निकल के आना चाहिए। जैसे अगर हम दूसरा नंबर देखें जैसे 3, 3 के भी अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 3 इंटू 1 रहेगा। दैट मीन्स इसके भी वो नंबर खुद और 1 के अलावा कोई और फैक्टर्स नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है। क्या 4 हमारा प्राइम नंबर है? नहीं। अगर हम 4 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2
into 1 यानी ये अब हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन को सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 4 हमारा कंपोज़िट नंबर है। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या हो गया भई? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देन मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है? फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट। हमारे पास कोई इस तरीके से एक नंबर दिया गया है 6 टू द पावर n, जहाँ पे हमें n की जगह पे कौन-सी वैल्यूज़ को पुट करना है? नेचुरल नंबर्स को। दैट मीन 0 से कोई भी बड़ा नंबर होना चाहिए। 1, 2, 3 इसमें हमें पुट करने हैं। उसके बाद हमें ये बताना है 6 टू द पावर n, इसकी जब हम पावर 1 रखेंगे, तो हमें एंड डिजिट क्या मिलेगा? मतलब हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? जब हम 2 रखेंगे, तब हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? जब हम पावर 3 रखेंगे, तो उस कंडीशन में जो नंबर निकल के आएगा, उसकी एंड डिजिट क्या होगी? तो हमें ये बताना है, राइट? अब देखो ये कहाँ से आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहाँ से इंस्पिरेशन है इसकी? हमने ये पढ़ा था ना 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। हम किसी भी कंपोज़िट नंबर को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। आपको याद आ रहा होगा, तो ये वहीं से है। तो 0 के लिए तो ये कैंसल वैसे ही हो गया, क्योंकि अगर एंड डिजिट 0 चाहिए तो वहाँ पे हमें 5 का होना कंपल्सरी है। अगर 2 है तो 2 के साथ 5 होना ज़रूरी है, राइट? तो ये तो वैसे भी कैंसल हो गया। बाकी हम 1 बाय 1 नेचुरल नंबर को हम पुट करके देखेंगे, 6 टू द पावर 1 में रखा तो 6 आ गया। n की जगह पे हमने 2 रखा, तो ये 36 आंसर निकल के आ गया। n की वैल्यू हमने 3 पुट करी, उस केस में 216 निकल के आ गया, राइट? तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब हम नेचुरल नंबर्स रखते हैं 6 टू द पावर n में, जब भी हम कोई नेचुरल नंबर रखेंगे, तो हमें n डिजिट क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया था ना, एक इस तरीके से ग्राफ दिया गया था। देखो ग्राफ क्या है? y इक्वल टू fx इज़ गिवन है। द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ fx विल बी कितना होगा? तो इसमें तो इस तरीके से हमारा एक ग्राफ है, राइट? और हमें इस तरीके से हमें एक ग्राफ दिया गया था। ये y एक्सिस हो जाएगी और ये x एक्सिस हो जाएगी। डेफिनेशन क्या बताई थी कि इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये ग्राफ अगर x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा या टच करके जाएगा, उतने ही हमारे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं। तो ग्राफ को देखकर हमें सीधा पता चल रहा है कि ये तो x एक्सिस को ना कहीं पर छू रहा है, ना ही कहीं पर क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएँगे? 0 हो जाएँगे, राइट? और ये कंडीशन मैंने कब के लिए बताई है? y इक्वल टू fx के लिए बता रखी है ना? इसकी जगह पे अगर क्या लिख दूँ मैं? x इक्वल टू fy लिख दूँ। देन उस कंडीशन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होते? ये होते, राइट? ये कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने आपको। पूरे-पूरे वीडियोज़ देखोगे तो वहाँ पर आपको ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। ऑलराइट, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 कोइंसिडेंट लाइन्स। 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उनको रिप्रेजेंट किया है 2 कोइंसिडेंट लाइन्स के द्वारा, इंसिडेंट लाइन के द्वारा। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या होगा? भाई देखो, जैसे ही हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, आपको तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक जो लाइन बनी है हमारी वो इस कंडीशन से बनी है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है, यानी दूसरा पेयर क्या होगा? b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट? इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है और इन लीनियर इक्वेशन से जो हमारा ग्राफ बना है वो इस तरीके से बना है। अगर मैं एक ग्राफ ऐसे ले लूँ और दूसरे ग्राफ को मैं येलो लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। अब हमसे पूछा कि बताओ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे भाई? अब इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे सॉल्यूशन ही तो हैं। तो हम कह सकते हैं कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बाकी आपको पता है ना ये कंडीशन 3 कंडीशन होती हैं। A1 अपॉन A2 डज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 ऐसी कंडीशन, बाकी कंडीशन भी आपको आती हैं। क्या है? अभी बताने चले जाएँगे तो फिर वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये पेपर आपका सेट में बहुत ज़्यादा लेंथी है। 38 क्वेश्चन और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आए थे। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा लेकिन लेंथी बहुत था। तो बाकी कंडीशन आपको पता ही है, 3 कंडीशन होती हैं A1 A2 वाली, उनको आप याद कर लो। ये वही ग्राफ थोड़ा अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ था आपको मैंने। तो वही है सॉल्यूशन देखो, अब यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट उठाओ, जैसे मान लो मैंने इस पॉइंट को उठाया, तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा? ये 1, 1, 2, 3 1, 3 हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा? 2, 0 अ, 0, 2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब कोई भी आप पॉइंट उठाओ, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी
हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। डी कैसे निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी? वो होता है हमारा a2 माइनस a1, राइट? a2 की जगह पे 2√2 माइनस √2, तो यहाँ से कितना आ गया? 2√2 में से 1√2 गया तो 1√2 बच गया, राइट? ऐसे ही इस वाले के लिए चले जाओ, यहाँ पे भी √2 बचेगा। अब ये क्वेश्चन कुछ थोड़े बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है स्क्वायर रूट की वजह से। तो ध्यान देना, मैंने जैसे आपको बता रखा है, जब भी आपको यहाँ पे डिफिकल्टी लगे, डी का फॉर्मूला लिख दिया पहले हमने डिफरेंस का, a3 माइनस a2, फिर उसके बाद रूट में प्रॉब्लम रखे तो उसको ऐसे समझा करो, जैसे a3 की जगह पे क्या है हमारा 3√2 है, तो 3√2 मैंने लिख दिया। अब इस √2 को भैया एप्पल मान लो, माइनस अब a2 की जगह पे आ जाओ, a2 की जगह पे ये हो जाएगा मेरा 2√2, इस √2 को मैंने क्या मान लिया? एप्पल मान लिया। तो देखो 3 एप्पल में से 2 एप्पल माइनस किए, तो कितने एप्पल आपके पास बच जाएँगे? 1 एप्पल बच जाएँगे, राइट? ऐसे ही इसको समझ लो, 2 एप्पल में से 1 एप्पल माइनस किया, तो कितने एप्पल बच गए? 1 एप्पल बच गए, राइट? तो जिनको रूट में दिक्कत होती है माइनस करने में, तो ये जो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, इसे माइंड में याद रखो और इस तरीके से कर लिया करो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है? हमें 2 ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, सच दैट एबी इक्वल टू डीई है, और हमें बीसी साइड दे रखी है और हमें ईएफ बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं ट्रायंगल उठा लेता हूँ। हुँ, एक ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 2 ट्रायंगल उठा लिए। अब देखो, इस ट्रायंगल का मैंने यहाँ पे नोमेनक्लेचर कर दिया, और ध्यान देना, जो हमें ट्रायंगल में नेम दिए होते हैं, हमें उसी तरीके से करना होता है। यानी कि अगर मैं ए, बी, सी लिख रहा हूँ, ये सिमिलर है दूसरे ट्रायंगल के, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। अब ई मेरा यहीं आएगा, मैं ई यहाँ नहीं लिखूँगा, ऑलराइट? ई इसी तरीके से, जिस तरीके से दिया है उसी तरीके से करना होता है, क्योंकि कई क्वेश्चन में जब हमारा डायग्राम बनना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम यहाँ से ए बी अपॉन डी इस तरीके से लिख लेते हैं। तो नोमेनक्लेचर हमेशा हमारा सही से होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं। इस तरीके से सिमिलर है कि AB इक्वल टू DE है, यानी AB इक्वल टू D, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और BC इक्वल टू 8 है। ये वाली साइड हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है। हमसे पूछा गया है कि EF की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये जो वैल्यू है, हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ऑलराइट, अब जब भी 2 ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, तो हमें पता है कि उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, वो क्या होता है? इक्वल होता है। यानी कि AB अपॉन DE, AB अपॉन DE निकालेंगे, वो हो जाएगा इक्वल हमारे किसके? BC अपॉन EF के। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख ली है, और हमें गिवन है, सिंस हमें ये डेटा गिवन है कि AB इक्वल टू DE है, तो मैं इस DE की जगह पे मैंने AB लिख लिया, तो ये क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा ना, AB अपॉन AB हो जाएगा ये, इक्वल टू BC की जगह पे 8 सेंटीमीटर और EF हमें कैलकुलेट करना है। तो AB से AB कट गया तो कितना बच गया भई? ये हमारा 1 निकल के आ गया, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 8 अपॉन EF। ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हो गया इस साइड, तो EF की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 8 सेंटीमीटर आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -4, 6, 4 लाइज ऑन। ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। लास्ट टाइम 2025 में अगर आप चेक करोगे, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। इस साल 2026 में भी ये रिपीट हुआ है, बट 2026 में किस तरीके से रिपीट हुआ है? 2025 में इन वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया हुआ था। मतलब यहाँ पर 4 -4, 5 था, और यहाँ पर 4, 6 था। अभी आपको क्या दे दिया है? 5, -4, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दिया है। क्वेश्चन हमारा सेम है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट हैं, और चलो लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास लाइन है, इसके एक पॉइंट पे हमारा 5, -4, और दूसरे पॉइंट पे है 6, 4। इस लाइन सेगमेंट को जॉइन करने वाली लाइन
तो इन 2 पॉइंट को जो ये लाइन जॉइन करती है, अब इसका कहीं पर जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट कहाँ पर लाई करता है? यानी कि x, y हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भई? हमने सेक्शन वो मिड पॉइंट फ़ॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको क्या बोलूँ? इसको x1 y1 यहीं पर साथ में लिख लिया करो ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। और ये हो जाएगा x2, y2 साथ में। तो x1 अपॉन x2 अपॉन 2 x कोऑर्डिनेट के लिए, y1 प्लस y1 अपॉन 2 y कोऑर्डिनेट के लिए। तो हमने जब मिड पॉइंट फ़ॉर्मूला को अप्लाई किया तो x कोऑर्डिनेट हमारा 5.5 आया कैलकुलेट करके और y कोऑर्डिनेट 0 निकल के आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये जो वैल्यू निकल के आ गई हमारी 5.5, 0 निकल के आ गई है। राइट? इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि y एक्सिस हमारा 0 है। y एक्सिस 0 मीनिंग क्या? अब जो ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये x एक्सिस में लाई कर रहा है, बस हमें इतना ही बताना था। देखो अगर आप खुद से ड्रॉ करके देखोगे ना, ऐसे ग्राफ बना के देखोगे, तो आप समझ जाओगे। जैसे ये है, अब मुझे 5.5 बनाना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 5.5 समथिंग यहाँ पे आएगा, राइट? और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या दे रखा है? 0 दे रखा है। तो ये ऊपर को तो जा नहीं सकता y एक्सिस की तरफ को। तो यहाँ पे हमारा 5.5, 0 आ गया। देयरफॉर ये कहाँ पे लाई कर रहा है? x एक्सिस में लाई कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, x एक्सिस। क्वेश्चन नंबर हमारे 9 हमसे पूछा है sin थीटा इक्वल टू a अपॉन b देन cos थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो सिंपली आप आइडेंटिटी का यूज़ करो। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। हमने cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा और sin स्क्वायर थीटा को हमने यहाँ राइट हैंड साइड पे भेजा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बन गया। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन b होल स्क्वायर। a अपॉन b होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? sin थीटा की वैल्यू हमें गिवन है a अपॉन b। तो यहाँ पे स्क्वायर था, sin थीटा की जगह पे a अपॉन b रखा और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया। अब क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बच गया। अब या तो आप बोलो कि इस स्क्वायर को मैंने राइट हैंड साइड पे भेजा, या तो आपको टेकिंग रूट ऑन द बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड रूट ले लेंगे, तो यहाँ से स्क्वायर हट गया और ये बी स्क्वायर था, राइट? जैसे जब ये रूट इसमें लगेगा इस तरीके से, तो बी स्क्वायर का क्या बाहर निकल के आ जाएगा, बी बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है? तो वही बी यहाँ पे है, इसलिए रूट केवल ऊपर बच गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देखो इसको करने का और दूसरा तरीका कौन-सा है? इसको कर सकते हैं हम एंगल इसको हम राइट एंगल वाले तरीके से कर सकते हैं, राइट? इसको हम राइट एंगल वाले तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने मान लिया इसको, ये जो एंगल है मेरा, ये थीटा एंगल है मान लिया मैंने, थीटा एंगल है मान लिया और साइन थीटा दे रखा है हमें a अपॉन b। अब साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन b है, तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने? यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं p अपॉन h b लिखते हैं, राइट? अब यहाँ पे लिखोगे तुम साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन। अभी हमें साइन और कॉस चाहिए, तो अभी हम पूरा नहीं लिख रहे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, परपेंडिकुलर है a और हाइपोटेन्यूज है b। अभी हमारे पास बेस नहीं पता हमें, तो हमें बेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे भाई? हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी b स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं बेस निकालूंगा, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? बेस आ जाएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ का जो मैंने स्क्वायर नहीं लगाया वो यहाँ भेज के अंडर रूट में चला गया। यानी मुझे बेस मिल गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट? हमें मिल गया ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सिंपली नेक्स्ट हमसे पूछा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से देख लो। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इतना है, हाइपोटेन्यूज इतना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस की जगह पे हो जाएगा कितना? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास कितना? बी। तो कॉस थीटा हमारा निकल के आ गया। दोनों तरीके से हमारे आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन दिया गया है हमें, cos a की वैल्यू 1/2 दे रखी है और हमसे पूछा है sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a बताओ। देखो अगर cos a 1/2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। cos स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 cos स्क्वायर a की वैल्यू मिल जाएगी। और आइडेंटिटी का यूज करके मैं sin स्क्वायर a की वैल्यू निकाल लूंगा। फिर उसके बाद सब कुछ ऐड हो जाएगा।
राइट, देखो यहाँ पे किस तरीके से किया है, कॉस स्क्वायर, कॉस ए की वैल्यू हमें गिवन है 1/2, कॉस स्क्वायर ए निकाला यानी कि इसका स्क्वायर किया, तो ये 1/4 हमारे पास आ गया। अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए को मैंने राइट हैंड साइड पे भेजा तो साइन स्क्वायर इक्वल टू बच गया मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट किया हुआ है 1/4, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 1 तो हमारे पास साइन स्क्वायर की वैल्यू इतनी आ गई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो भी हमें ये दे रखा है, जो भी हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने लगा ली 3/4 और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर ए की जगह पे हमने लग दिया 2 इंटू 1/4, जो बन गया हमारा 2/4, राइट। तो आंसर निकल के आ गया हमारा कितना 5/4। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर। एक कार है, वो मूव मूव कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ 30 मीटर हाई टावर। एक हाई टावर की से दूर दूर जा रही है और उस टावर की हाइट है हमारे पास 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द कार एट एन इंस्टेंट, किसी मूवमेंट पे, किसी इंस्टेंट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमें बताना है। व्हेन द कार इज 10√3 मीटर अवे, यानी बेस दे दिया हमने कितना 10√3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, राइट। हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है कि इस तरीके से देखो 30 मीटर, ये इसको टावर मानोगे तो 30 मीटर का ही टावर हो गया। इससे जो कार है वो इससे दूर जा रही है और वो कितनी दूर है, 10√3 मीटर यहाँ पर इतनी दूर जा चुकी है। अब किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर हमें बताना है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें बताना है। तो इसको मान लो तुम थीटा, हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है सिंपली, राइट। तो थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी, वही चीज जो मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां पे इसको बार बार लिख लिया करो, पी ए पी पी अपॉन एच एच पी। और जो मैंने फॉर्मूले बताए थे वहाँ पे मैंने क्या बोला था, इस चीज़ को मत भूलना कि ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारा tan का यूज़ होता है। तो देखो हमें परपेंडिकुलर दिया है और हमें बेस दिया हुआ है। तो मैं tan थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे tan थीटा अप्लाई कर लूँगा। मैं लिखूँगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर की जगह पे कितना 30 और बेस की जगह पे आ जाएगा मेरा 10√3। 10 से मेरा 30 कट गया तो ये बच जाएगा हमारे 3/√3। नेक्स्ट चीज़ मैंने बताई है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ करेंगे। तो √3 से हमने यहाँ रैशनलाइज़ किया, √3 से यहाँ रैशनलाइज़ किया। तो हमारे पास अब आंसर कितना निकल के आ गया भाई? यहाँ से निकल के आ गया हमारे पास 3/3 और √3। 3 से 3 कैंसल आउट, तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया √3। अब मुझे बताओ थीटा की कौन-सी वैल्यू के लिए tan थीटा की वैल्यू √3 होती है? 60 होती है। या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, आप लिख लोगे tan थीटा इक्वल टू √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से इक्वेट कर लिया तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल with center O from an external point T so that POQ equal to 120 degree then PTQ is equal to, क्या होगा हमसे ये पूछा है। हम्म, हाँ तो ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या करना है इसमें, एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा टी, इस तरीके से यहाँ से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी यहाँ पर, एक टेंजेंट ड्रॉ करी हमने यहाँ पर, यहाँ हमारा सेंटर है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ रेडियस मिला दी, यहाँ से यहाँ रेडियस मिला दी। अब ये क्या बन जाएगा हमारा 120 डिग्री बन जाएगा, राइट। और ये है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट टी। तो यहाँ से जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये टीपी है और ये टीक्यू है और ये हमारा ओ बन गया। अब ये रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये हमारी थ्योरम है, हमें ये मालूम होनी चाहिए। 3 एंगल हमें मालूम चल गए, हमसे पूछा है एंगल पीटीक्यू कितना होगा। तो भई अब ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम होता है कितना 360। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और जो रिमेनिंग जो हमें एंगल निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, बाकी सारे के सारे एंगल राइट हैंड साइड पे चले जाएँगे। वही चीज़ की है, चारों एंगल का सम 360, सबकी वैल्यू पुट कर दी और फिर इनको इस साइड भेज दिया तो एंगल मिल गया हमें 60 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया।
ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया है, इन द गिवन फिगर PA इज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O। इफ POB इतना है, APO इज इक्वल टू कितना होगा? देखो इसमें जो डायग्राम दिया था ना, एक मिनट में पेपर चेक कर लूँ। पेपर में हमें कुछ एक डायग्राम दिया हुआ था। मैं पेपर में डायग्राम चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट, ये रहा पेपर। हाँ, तो देखो पेपर में किस तरीके का आपको डायग्राम दिया गया है। पहले मैं यहाँ से एक सर्कल बाहर निकाल लेता हूँ। ये मेरा सर्कल आ गया बाहर। अब किस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है? यहाँ से ये अगर ये सेंटर है, तो यहाँ से इस तरीके से एक ये कॉर्ड बना, ठीक है? फिर उसके बाद ये इस तरीके से इसको टच करके जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? ये। फिर ये एंगल हो जाएगा हमारा क्या? एंगल नंबर P। और ये हो जाएगा AO। और ये रहेगा हमारे पास B। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 125 डिग्री, राइट? ये हो जाएगा हमारे पास 125 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो देखो हमें सिंपली हमसे कौन सा एंगल पूछा गया? भाई हमें एंगल P की वैल्यू बतानी है, ये वाला एंगल बताना है। तो सबसे पहले ये लाइन है। अब इसमें सबसे पहले मेरी कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे? लीनियर पेयर। किसी भी लाइन पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा ये 125 डिग्री प्लस एंगल AOP इक्वल टू हम बोलेंगे 180 डिग्री, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे लीनियर पेयर। या तो आप सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हो। सप्लीमेंट्री का मीनिंग भी क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारा AOP निकल जाएगा। AOP बोलो या POA बोलो, तो 55 डिग्री निकल गया। अब जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री बनाते हैं। अब हमें थर्ड एंगल निकालना है। कहाँ से निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सेम ऊपर ऊपर वाले में क्वाड्रिलेटरल का सम पूछ दिया, यहाँ पे ट्रायंगल का सम पूछ दिया, तो रिमेनिंग एंगल निकल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि यहाँ से एंगल APO माइनस ही तो करना है। इन दोनों वैल्यू को प्लस करो, इसको राइट हैंड साइड पे भेजो और माइनस करके मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आंसर बताओ कि एंगल APO का आंसर कितना आया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14, लेंथ ऑफ आर्क पूछी है। जैसी लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो हमें समझ में आ जाना चाहिए, वहां पर हमारा 2 पाई आर यूज होगा। ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस दे रखी है हमें आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा भी हमें गिवन है। सिंपली हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो दिया हमें एल इक्वल टू थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर होता है। सारी की सारी चीजें गिवन डेटा है हमारे पास। यहाँ पे हमने सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल दो। तो आंसर कितना निकल के आ गया हमारा? 22 सेंटीमीटर। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और सारी वैल्यूज दी गई हैं, उनको बस जस्ट अप्लाई करना है, राइट? 15th क्वेश्चन में क्या है? एंड द आवर एंड ऑफ ए क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सारे के सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आवर एंड वाला क्वेश्चन ना लगभग लगभग सारे के सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जितने भी हमारे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, अब ये वाला सर्कल ले लेते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक क्लॉक है। अब उसका जो आवर एंड है वो कितना, वो है हमारा 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द एंगल ऑफ द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7 AM टू 8 AM, यानी कि इसमें हमारे 12 सेक्शन होंगे इस तरीके से ना, इस तरीके से हमारे 12 सेक्शन होंगे, 6, 7, 8। तो वो कह रहा है कि जब ये आवर एंड यहाँ से यहाँ पर जाएगा, यहाँ से 10 मिनट आगे जाएगा, यानी समवेयर यहाँ पे जाएगा, तो ये जो एंगल बनता है उस टाइम पे ये कितना होगा? तो अभी देखो इसने आवर की जगह पे हमें मिनट लगा दिया, यानी क्वेश्चन को थोड़ा-सा मैं इसे कह सकता हूँ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि जनरली हम हमें सीधा-सीधा एंगल मिल जाता है ना, कि ये सर्कल है 360 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसमें हमारे इस तरीके से 12 सेक्शन बनते हैं, 12 सेक्शन, तो 12 से हम डिवाइड करके 36 हमारा एंगल आ जाता है। तो अभी हमारा थीटा कितना होगा वो हमसे पूछा हुआ है। तो देखो हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। 7 एएम से 8-10 एएम, 7 एएम से 8 एएम में हमारा होगा 1 आवर। 1 आवर यानी कितने मिनट हो गए? 60 मिनट प्लस 10 आवर, 10 मिनट एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 10 मिनट हमने उसमें और ऐड कर दिए, तो कितना आ गया ये हमारे पास? 70 मिनट आ गया। आ गया इतना। अब उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि क्या? जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे क्या चीज़ मिसिंग चल रही है यहाँ पे? 12 आवर।
12 आवर में जो ये क्लॉक एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी? 360 का बनाएगी। देयरफॉर 1 आवर में कितना बनेगा? 360 अपॉन 12 30 डिग्री आ गया। इसके आगे मैंने 60 मिनट स्पेशली मेंशन क्यों किया? क्योंकि हमें धीरे-धीरे मिनट की तरफ जाना है। तो देखो, अब 60 मिनट में यहाँ पे मैं लिखूँगा 60 मिनट में मेरा एंगल बनता है 30 डिग्री। देयरफॉर 1 मिनट में बनेगा कितना? 30 अपॉन 60। देयरफॉर अगर मैं 2 मिनट बोलूँ, तो जितना भी एंगल आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट ये हमसे पूछा नहीं है। हमें 2 की जगह पे क्या निकालना है? हमारे पास जो 70 मिनट में एंगल बन रहा है, तो 70 मिनट में एंगल कितना बनेगा? जो 1 मिनट में एंगल निकल के आया उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 35 डिग्री विल बी द राइट आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी 35। देखो इसमें ना बोर्ड के एग्ज़ाम में एक प्रैक्टिकल एरर थी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में। आपको मुझे बताना है, मैथमेटिकल एरर नहीं थी। लास्ट में है वो क्वेश्चन। क्या प्रैक्टिकल एरर है? अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो बताना, नहीं तो मैं एंड में मैं बता दूँगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ 2D इज़। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएस से फाइंड आउट करना है हमें। और हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर, जिसकी डायमीटर है 2D। तो भई हमें पता है हेमिस्फीयर यानी कि आधी फुटबॉल, आधी बास्केटबॉल, आधी आपकी क्रिकेट की बॉल। वर्ल्ड कप चल रहे हैं, कौन-सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो? ऑलराइट। आप तो बोर्ड के एग्ज़ाम में बिज़ी हो। तो इस तरीके से हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, जिसकी डायमीटर दे रखी है 2D, यानी यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितना हो गया? 2D हो गया। अब इसकी जब हम रेडियस निकालेंगे तो रेडियस इक्वल टू कितनी हो जाएगी भई? इसकी हाफ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू जो रेडियस है वो कितनी निकल के आ गई? स्मॉल डी। हमें निकालना है टीएसए, तो सिंपली टीएसए का फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लो भई, वो जो कितना हो जाएगा? साइड का, और हमें अभी टेरेस का भी लेना है, तो कितना हो जाएगा? टीएसए इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर और 3 इंटू पाई, ऑप्शन हमारे पाई में ही है और आर की जगह पे क्या निकल के आ गया? डी। तो 3 पाई डी स्क्वायर। तो सिंपल था वो क्वेश्चन, बस इसमें ये जो डी है ना, इसकी जगह पे हमें आर नहीं रखना है, ठीक है? 2D दिया है तो हम रेडियस हमारी डी हो जाएगी। तो इसको डायमीटर मत समझ लेना। तो आंसर देख लो भाई, कौन-सा आंसर सही है? इफ द मीन एंड मोड ऑफ अ डेटा सेट आर 12 एंड 21, ठीक? अगर हमारे पास मीन, मोड दे रखे हैं किसी डाटा के लिए 12 एंड 21 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीनिंग क्या है? क्रमानुसार, मीन्स क्रम से जो लिखा हुआ है, क्रमानुसार आएँगे। यानी कि अगर मीन पहले है, तो पहला वाला नंबर मीन है। मोड बाद में, तो बाद वाला नंबर मोड है। इस तरीके से। देन इट्स मीडियन इज़, इसकी मीडियन क्या होगी? हमसे ये पूछ रखा है। सिंपल फॉर्मूला, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जो भी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे पुट कर दो और कैलकुलेट कर लो। ठीक है? मीन और मोड की वैल्यू यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर से मुझे बताओ तुम कि इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसके अपॉन में जाएगा, तो मीडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिंपल सी कैलकुलेशन, कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई होता है सिंगुलर, मतलब जब हम एक पासा फेंकते हैं, जब हम एक डाई फेंकते हैं, तो उसे हम सिंगुलर, तो वो डाई होता है। जब हम 2 फेंकेंगे या 2 से ज़्यादा, तो उसको हम बोलेंगे क्या? डाइस। ठीक है? कुछ बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है, तो मैंने अभी बता दिया। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को हम एक बार फेंकते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर अदर देन 3 कितना होगा? भाई जब डाई को एक बार फेंकेंगे तो सबसे पहले बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है हमारा क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट? तो टोटल नंबर एक डाई को फेंकने में कितने आएँगे भाई? 1 2 3 4 6, यानी कि हमें क्या इन्हीं नंबरों में से कुछ मिलेगा। और 3 के आने के फेवरेबल आउटकम क्या है? भई एक ही बार तो आएगा, 2 आने के तो चांसेस ही नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स हो जाएँगे हमारे कितने? 3 के आने के पूछा है, ठीक है? अभी मैंने, वो हो जाएँगे 1/6। लेकिन हमसे क्या पूछा है? गेटिंग अ नंबर अदर देन 6। अदर देन 6 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि अदर देन आने के कितने हो गए? 5 फेवरेबल आउटकम और टोटल हमारे 6। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 19 और 20 में रीज़निंग, हमारी असर्शन और रीज़निंग वाले क्वेश्चन है। तो किस तरीके से क्या पूछा हुआ है? असर्शन हमें दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ अ 53 मंडे इज़ 2/7। ठीक? द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ अ 53 मंडे 2/7 है, और नॉन लीप ईयर की जो प्रोबेबिलिटी है मंडे आने की, उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी? 5/7।
तो एक जो लीप ईयर होता है बताओ मुझे उसमें कितने कितने दिन होते हैं भाई? लीप ईयर में होते हैं हमारे 366 डेज़, राइट? अब उसमें 53 मंडे होंगे, हैज़ 53 मंडेज़, 53 मंडे होंगे उसकी क्या चांसेस है? सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? वीक निकालेंगे। वीक कैसे निकालते हैं? 7 से अगर मैं 366 को डिवाइड कर दूँ, तो कितनी बार कितना आ जाएगा ये? 14, 2 रिमेनिंग। रिमाइंडर कितना आ गया? 2। यानी कि 52 मेरे पास निकल के आ गई कितना? वीक। और जो 2 निकल के आ गए मेरे पास क्या? एक्स्ट्रा डेज़। यानी 52 वीक तो इसके अंदर होंगे ही होंगे लीप ईयर में, और 2 क्या होंगे? एक्स्ट्रा डेज़ होंगे। अब इस 2 एक्स्ट्रा डेज़ में क्या-क्या हो सकते हैं भई? हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला दिन अगर संडे है तो दूसरा मंडे होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? मंडे और ट्यूसडे। तीसरा क्या बनेगा? ट्यूसडे और वेडनेसडे। इस तरीके से हमारे 7 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन जाएँगे। और मंडे होगा, मंडे उन 2 दिनों में मंडे के लिए क्या फ़ेवरेबल आउटकम्स है? 2 आउटकम्स हैं। या तो संडे मंडे होगा या मंडे ट्यूसडे होगा। यानी फ़ेवरेबल आउटकम हो गए हमारे कितने? 2। टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 7, तो 2/7 हो गए। राइट? देखो, असर्शन में क्या लिखा हुआ है? असर्शन में लीप ईयर में इतने होते हैं। अभी 52 वीक्स और 2 वीक्स कैसे आए मैंने आपको बता दिया, हमने 7 से डिवाइड कर दिया। कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास इस तरीके से कितने? 7 बन गए। ठीक है? तो अब ये तो सर्टेन हो गया, 2 उसमें से मंडे आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी ना, 2 इसके तरीके से कॉम्बिनेशन यानी फेवरेबल आउटकम 2, टोटल आउटकम 7। तो असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया। फिर उसके बाद हमने रीज़निंग को देखा कि भई रीज़निंग की प्रोबेबिलिटी 5/7 है या नहीं है। नॉन लीप ईयर है 365 डेज़, यानी कि अब हमारे पास 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 वीक, और अब हमारे पास एक ही एक्स्ट्रा दिन है। लेकिन अभी भी जब हम कॉम्बिनेशन बनाएँगे तो कितने बनेंगे? 7 ही बनेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे इस तरीके से। तो टोटल आउटकम तो हमारे पास 7 आ गई। फेवरेबल आउटकम कितना है अभी? एक ही आउटकम है। तो नॉन लीप ईयर में मंडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/7, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया? 5/7। देयरफॉर रीज़न हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो असर्शन राइट है, बट रीज़न फॉल्स है। ऐसा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल इस तरीके से हमें दिया है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 हैज़ 2 ज़ीरोज़। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके 2 ज़ीरोज़ हैं ऐसा बोला है। और रीज़न में हमें दिया है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 ज़ीरो। तो देखो ये तो सही लग रहा है, क्योंकि जब हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक चैप्टर को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि जब भी जिसकी भी जितनी पावर होती है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जितनी पावर होती है, उतने ही हमारे ज़ीरोज़ होते हैं। तो वही लिखा है, अगर यहाँ पे x की पावर 3 होता तो कितने होते मैक्सिमम ज़ीरोज़ भाई? 3 होते, 3 से ज़्यादा नहीं होते। तो ये तो रीज़न तो सही है। अब इसमें लिखा है कि इसके केवल 2 ज़ीरोज़ होंगे, हमें ये बताना है। तो इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 4y को मैं ब्रेक कर लूँगा, इसके फैक्टर कर लूँगा, तो ये 3y प्लस y, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा। ठीक है? फैक्टर निकालना पता है। पॉलिनोमियल वाला 25 मिनट सीरीज़ देख लेना जिन बच्चों के पेपर है। 3y प्लस y और यहाँ पे निकल के आ जाएगा कितना? ये रहेगा हमारा 3। अब यहाँ से मैंने y कॉमन लिया तो मेरा बच गया y प्लस 3, और मैं यहाँ से 1 को कॉमन ले लूँगा, तो अगेन ये बच जाएगा मेरे पास y प्लस 3। इसको इक्वेट कर दूँगा मैं 0। तो यहाँ से मुझे 2 वैल्यू मिल गई, y प्लस 3 और y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं 1 बाय 1 इन दोनों को 0 करूँगा तो y की वैल्यू 1 मिल गई मुझे -3, और यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई कितनी? -1। इन दोनों वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। जैसे यहाँ पे -3 रख दिया y की जगह पे, तो 3 3 0, 0 से मल्टीप्लाई होके 0, यानी कि ऐसी 1 रख के, यानी कि y की जो वेरिएबल की वैल्यू है -3 और 1, इनको यहाँ पर पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। यही इसी को हम ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो हमारे पास 2 ज़ीरो निकल के आ गए। तो असर्शन भी हमारा सही है और रीज़न भी हमारा सही है, और रीज़न एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ इट, कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो, पूरा-पूरा पढ़ना, ठीक है? यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। फिर हम सेक्शन बी में चले गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 21 से 25 क्वेश्चंस तक हमारे क्या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है, कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन में पूछा गया अल्फा एंड बीटा, 2 ज़ीरोज़ दिए गए हमें इस इक्वेशन के लिए। जैसे ही हमने इक्वेशन देखी, हमें मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि भई इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। ए, बी और सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है?
ठीक है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू -1 ये मिल गया हमें। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो सीधे-सीधे इसका एलसीएम ले लो। सीधे-सीधे एलसीएम ले लिया तो कितना हो गया अपॉन में अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या हो गया बीटा प्लस अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा। देखो पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं हम? सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलते हैं। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ बोलते हैं। तो बेसिकली हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं इस पॉलिनोमियल के लिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो आपको फ़ॉर्मूला पता है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वो निकाल लिया आपने, वो कितना हो जाएगा भाई -3 अपॉन 1 इस तरीके से तो -3 निकल के आ गया। सी अपॉन ए यानी कि -1 अपॉन 1 कितना निकल के आ गया -1। बस अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लो। ठीक है? ये तो कर ही लोगे ना? मैं लिख लेता हूँ आंसर मुझे आप यहाँ पे बता देना। तो अल्फा प्लस बीटा ये जो बन गया मेरा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आ गया? माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा ना। हाँ, माइनस बी अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा +3 राइट? तो ये आ जाएगा मेरा न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ 1 माइनस ऊपर चला जाएगा -3। तो हमारा आंसर ही लिख दिया मैंने। मैं कमेंट सेक्शन में पूछने वाला था। ऑलराइट। फिर उसके बाद हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 के ए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एक ट्रायंगल दे रखा है हमें एबीसी, डी पैरेलल टू है बीसी। एक ट्रायंगल है हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस तरीके से हमारे पास ट्रायंगल है जिसका नाम है हमारा ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पर क्या हमारी एक डी साइड है जो पैरेलल है बीसी वाली साइड के। यहाँ पे मैंने डी साइड को ड्रॉ कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली, डी है। ये डी जो है ये पैरेलल है बीसी के। एडी दे रखा है हमें एक्स, डीबी दे रखा है हमें कितना x-2, एई दे रखा है हमारा x+2 और ईसी दे रखा है हमारा कितना x-1 राइट? तो हमें क्या बताना है फाइंड द वैल्यू। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भई अगर डी पैरेलल जब ऐसा होता है, एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होती है ट्रायंगल में, देन हमारे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग जाती है। दैट मीन्स एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी होता है। उनके साइड्स के रेशियो के किस तरीके से हो जाते हैं? इस तरीके से इक्वल हो जाते हैं। ठीक है? तो अब सिंपली हमें क्या करना है एडी की जगह पे वैल्यू रख देनी है x। तो मैं ये देख लो, जो भी वैल्यू दे रखी थी अब मैंने पुट कर लिया। है ना? ईडी की जगह पे x, डीपी की जगह पे x-2 यहाँ पे x+2 और यहाँ पे x-1। अब क्या करेंगे भाई? अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x-1 यहाँ मल्टीप्लाई और ये यहाँ मल्टीप्लाई। अब देख के ही पता चल रहा है कि ये a प्लस b की फॉर्म में है, ये a माइनस b की फॉर्म में है। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बन गया x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई करके यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4 आंसर निकल के आ गया। अब इस x को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है? माइनस से माइनस साइन कट गया। तो x इक्वल टू 4 हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 का बी क्वेश्चन है और में दिया हुआ था। एक ट्रायंगल एबीसी है वो इस ट्रायंगल के सिमिलर है। अगर AB हमें 4 दिया गया है, BC इक्वल टू 6 दिया गया है, AC इक्वल टू Y इस तरीके से सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या x की वैल्यू होगी। ठीक? देखो अभी मैं यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नोमेनक्लेचर का हमें ध्यान देना होता है। हम यहीं से पता कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल ना बनाएँ तो हम यहीं से पता कर सकते हैं। आप बना लेना एग्ज़ाम में, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छे से काम करना होता है। तो देखो, ये जो AB साइड है, ये यहाँ से इसके अपॉन में जाएगी, BC अपॉन YZ होगा और CA अपॉन ZX होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है? तीनों साइड का रेशियो हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। फिर उसके बाद जो वैल्यू गिवन है, हमने उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया। देन हमने क्या किया? सॉल्व फॉर x। उसके बाद क्या करेंगे हम? हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने इन दोनों को इक्वेट किया। 4 अपॉन x इक्वल टू 6 अपॉन 6 यानी कि 1 के इक्वेट किया। देन मुझे जब y की वैल्यू चाहिए, तो मैंने इनको इक्वेट किया। तो x यहाँ से मुझे 4 निकल के आया और y की वैल्यू मुझे कितनी निकल के आई? 7.2 राइट? तो हमें x और y दोनों निकल गए। तो वही है पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हुआ। देन हमने क्या किया? जो मिड वाली वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर सेंटर के जो किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द सर्कल पासेस थ्रू द 911 हैज अ रेडियस ऑफ ओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक सर्कल को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले।
चलो बड़ा सा सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अब इस सर्कल का सेंटर, यहाँ पे कहीं पे सेंटर है। इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x-7 और 2x। और यहाँ से जब ये जो सर्कल है किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो जो दूसरा पॉइंट है ना हमारे पास यहाँ पे, वो कितना है भाई? वो है हमारे पास 9-11। 9-11 दे दिया। 9-11 के बारे में आप क्या जानते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ना, एक हिस्टोरिकल डेट है। क्या है स्पेशल इस 9-11 के बारे में? ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें दे रखा है और रेडियस दे रखी है इसकी 5√2, यानी ये है हमारे पास 5√2 रेडियस, यानी कि अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी हमें दे रखी है। तो हमें वैल्यू किस चीज़ की बतानी है भई? हमें वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हमारा कौन-सा फ़ॉर्मूला लग जाएगा? डिस्टेंस का फ़ॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और मैं जैसा बोलता हूँ कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए इन्हीं के नीचे लिख लिया करो भई कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। ठीक है? तो वही चीज़ मैंने अब यहाँ पे इसमें अप्लाई कर दी। डिस्टेंस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करके डिस्टेंस हमें दे रखी है 5√2 बीच की डिस्टेंस, तो ये हमारी यहाँ से आ गई और बाकी हमने फ़ॉर्मूला अप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान देना, ठीक है? बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। मतलब पहले हमारा छोटा ब्रैकेट ओपन हुआ, तो ये 7, ये साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा। तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? a माइनस b होल स्क्वायर फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ। यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर फ़ॉर्मूला यूज़ हुआ, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी, सेम यहाँ पे बनी और यहाँ पे √2 का स्क्वायर बन के 2, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 50 हो गया, राइट? अब देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड का यूज़ करो, या तो आप क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूले का यूज़ करो और हमारा आंसर निकालो। तो देखो जब मैंने इस तरीके से किया ना, मुझे कौन-सी वैल्यू मिली? मुझे ये सॉल्व करके ना मुझे नेगेटिव वैल्यू वैल्यू मिल रही है। मतलब मुझे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। खैर, एक बार आप भी चेक करना, मैंने इसको डबल चेक तो किया बट मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। जनरली मुझे पूरी, हमें क्या मिलता है जनरली होल नंबर मिलता है, हमें पूरा-पूरा नंबर मिलता है। तो देखना आप एक बार चेक करके कि क्या क्वेश्चन पेपर में गलती थी या आंसर इतना ही आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही आ रहा है, राइट? वैसे ठीक भी है क्योंकि अब आप जाओगे 11th क्लास में, तो अभी 11th क्लास में जाके अगर आप मैथ्स लोगे तो ना, तो वहाँ पे जो माइनस वाली वैल्यू आती है उन्हें हम आयोटा से दिखाते हैं। आयोटा। जो आप कंडीशन पढ़ते हो ना, इमेजिनरी वैल्यूज नो सॉल्यूशन, वो जहाँ पे नेगेटिव आता है तो वहाँ पे हम आई का यूज करेंगे अब 11th क्लास में। तो कहीं ना कहीं ये एज ए ब्रिज काम कर रहा है आपके 10th और 11th क्लास के बीच में। चलते हैं हम 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 24/7 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा cos थीटा। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई। वैसे ये क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे क्योंकि इस तरीके के 3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी, ये थर्ड क्वेश्चन है शायद, जो अभी सीबीएसई ने आपसे पूछा है, लगभग लगभग सेम है। ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर कर लिया। tan थीटा दे रखा है, tan थीटा यानी कि क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी मुझे परपेंडिकुलर 24 दे रखा है, बेस मुझे 7 दे रखा है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मुझे ये वाली साइड फाइंड आउट करेंगे। वो आ गई हमारी कितनी? 25। यहाँ पर 25 आई है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब सिंपली हमें sin थीटा निकालना है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? वही चीज अगेन आप बार-बार लिखोगे, ठीक है? प्रैक्टिस करते टाइम इसे हमें बार-बार लिखना होता है, पी अपॉन एच पी, इस तरीके से बार-बार लिखना होता है। हमें निकालना है sin थीटा। पहली वैल्यू होती है हमारी sin थीटा की। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है भाई? 24 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? 25 प्लस cos थीटा में चले जाओ, सेकंड वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 7, हाइपोटेनियस कितना है? 25। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 31/25। बस इतना ही था, राइट? और वही चीज इतने शॉर्ट में नहीं करते हैं, एग्जाम में देखो कितने अच्छे से लिखना पड़ता है। इस तरीके से पूरा अच्छे से लिख के आना होता है। 24 का बी क्वेश्चन है हमारे पास, cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस sin थीटा, 1 माइनस sin थीटा, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। देखो यार, मुझे देखते ही पता चल रहा है, ये क्वेश्चन भी सेम अभी जो ऊपर वाला किया ना, थीटा के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आइडेंटिटी अगर आपको दिख रही है यहाँ पे साफ-साफ तो वैसे भी कर सकते हो। पहले मैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं इसको। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किस तरीके से?
1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ये क्या दिख रहा है मुझे भई? ये मुझे दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही चीज़ आ गया सॉल्व करके। फिर हमने क्या किया? आइडेंटिटी का यूज़ किया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी अगर देखो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रहने दूँ, तो ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा इस तरीके से, राइट? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और इसकी जगह पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, राइट? तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू हमें 7/8 दी है। प्रीवियस जो क्वेश्चन था सेम टू सेम ऐसे ही कॉट थीटा की वैल्यू अपने 7/8 लिखी, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो आंसर निकल के आ गया 49/64। अगेन इस क्वेश्चन को उसी तरीके से आप थीटा वाले कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हो। इसको थीटा वाले कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हो, राइट? कैसे? इसको हम क्या करेंगे? थीटा मानेंगे। फिर यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम पी बी पी अपॉन एच एच बी, एच एच बी। कॉट थीटा कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस दे रखा है 7, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 8। ये वाली साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। जैसे ये साइड आ जाएगी, फिर साइन थीटा निकालो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसी कॉस थीटा निकालो, वो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिख लो नंबर्स में, न्यूमेरिकल में, सॉल्व कर लो। या तो आप आइडेंटिटी का यूज करो या तो आप ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट का यूज करो। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे क्या पूछा गया है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये क्वेश्चन अभी जो हम 25 मिनट सीरीज कर रहे थे, वहां पर ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है। फिर भी इस क्वेश्चन को जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे केवल ये वाला पेपर देख रहे होंगे। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, तो एक सर्कल और ले लेते हैं। चलो ठीक है। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है हमारे इस तरीके से। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब हमें जो बड़ा वाला सर्कल है, इसकी कॉर्ड बतानी है, पर वो कॉर्ड ऐसी होनी चाहिए जो स्मॉल सर्कल को टच करे। मतलब वो कॉर्ड इस तरीके से नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये गलत है। ऐसे नहीं बनानी है। कॉर्ड ऐसी बनानी है कि जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाए, इस तरीके से, राइट? अब हमें रेडियस दे रखी है स्मॉलर सर्कल की, तो ये मैंने स्मॉलर सर्कल की रेडियस बना दी। ये है हमारी कितनी? 4 सेंटीमीटर होगी क्योंकि छोटा सर्कल है। बड़े सर्कल के लिए ये होगी हमारी रेडियस। ये हो जाएगी हमारी कितनी? 5 सेंटीमीटर, राइट? थ्योरम लग गई कि टेंजेंट और रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो अब आपको क्या बतानी है भई? इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है ए टू बी, और यहाँ पे हमारा अगेन पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हो गया। पाइथागोरस थ्योरम हमारी यहाँ पे यूज़ हुई है। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये वाली साइड को निकालो। चलो देखो कितना आ रहा है? ये निकल के आई 3 सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ से हमारी ये 3 सेंटीमीटर निकल के आ गई, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें पूरा AB पूछा हुआ है, तो सेम ऐसे ही अगर आप इस साइड करोगे, तो यहाँ से भी तो सेम ही है, 5 और 4, तो यहाँ से भी ये 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। और हम अगर हमें पूरी AB बतानी है, तो कितनी हो जाएगी भई? 3 + 3 = 6 सेंटीमीटर, ठीक है? तो कॉर्ड आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो आपके जितने भी ट्यूशन टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन हर जगह पे आपको बताया होगा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है और वही 3-4 जो क्वेश्चन है, उन्हीं में से एक क्वेश्चन बार-बार रिपीट होता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने आपको पेपर लीक कर दिया या किसी ने पढ़ाया और वही आ गया, ऐसा नहीं है। वही 3-4 क्वेश्चन है, उन्हीं में से बार-बार रिपीट होके क्वेश्चन आता है, राइट? और ये क्वेश्चन मैंने भी कराया है। मैंने तो बड़ा-सा थंबनेल लगाया है वीडियो में कि जिसको ये क्वेश्चन भी नहीं आता, वो अपनी फील्डिंग सेट समझे। क्योंकि 10th क्लास जब से स्टार्ट होती है, तब से जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, ये क्वेश्चन हर कोई आपसे पूछता हो कि भई इसको तो करके ही जाना। तो वही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कराया हुआ है, तो अभी मैं इसको नहीं पढ़ा रहा। प्रूव दैट क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत सारे हो जाते हैं।
राइट? आप वीडियो को देख लेना, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। एक सेपरेट वीडियो बनाई है इरेशनल नंबर के ऊपर पे। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऑलराइट? क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द रेशियो इन व्हिच x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -6, 5 एंड -4, 1। हमें फाइंड आउट करना है, लैंग्वेज को भी पकड़ना है, ठीक है? x एक्सिस में डिवाइड हो रही है, यानी y कोऑर्डिनेट क्या हो गई हमारे यहाँ पे 0, हमें देखते ही पता चल गया। तो इस तरीके से हमारे पास एक लाइन है, देखो जल्दी से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर में ड्रॉ करें। वाह! ऑलराइट, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक लाइन है जिसको कोई एक्स एक्सिस में यहाँ पे इस तरीके से एक एक्स एक्सिस से वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। यानी एक्स के कोऑर्डिनेट तो कुछ होंगे, लेकिन वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 हो गए। वाई के कोऑर्डिनेट हमारे 0 हो गए। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है हमारा -6, 5 और जो हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है वो कितना है हमारा -4, -1। हमें क्या फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम करना है। मतलब हमें ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि y की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। तो सिंपली यार हमने सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो जो भी यहाँ पर 0 होगा, अगर उसने y कोऑर्डिनेट दिया, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 होता, तो हम सेक्शन फार्मूला में x वाले टर्म को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। यहाँ पे y वाला टर्म है, यहाँ पे y पॉइंट हमारा 0 है, तो हम y वाले टर्म को क्या करेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो पता चल जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा होता है कि यहाँ पे हमें रेशियो भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें इस रेशियो को लेट करना होता है। एग्ज़ाम में जाके कई सारे बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि ये जो है ना, इसको हमने k माना और इसको माना हमने 1। ये रेशियो हमें मानना होता है। सबसे पहले हमें लेट करना होता है। ठीक है? तो देखो, y एक्सिस में 0 था, फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, x, y इक्वल टू m1 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये दूसरा है हमारा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से होता है। तो y वाला टर्म यहाँ पे 0 है ना, ये वाला टर्म हमें क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म 0 होता है हम उसको इक्वेट करते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे y वाले टर्म को पहले लिख लिया। y वाले टर्म को हमने पहले लिखा, तो यहाँ से मेरे k की वैल्यू मिल गई। देखो अगर हम x वाले टर्म को लिखते ना यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे k आ जाता। फिर यहाँ पर भी हमारा अपॉन में k, यहाँ पर भी k। तो हमारी क्या होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती या कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाती। तो जो भी टर्म 0 होता है उसके 0 होता है, उसके उस वो वाले टर्म को हमें इक्वेट कर लेना है। तो यहाँ से हमें मिल गया कि जो हमें रेशियो मिल गया, वो आ गया हमारा 5:1। ठीक है? देन उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए अब हमें रेशियो मिल गया, तो सिंपली आप अब इस x वाली वैल्यू को भी इक्वेट कर सकते हो इसके। क्योंकि हमें रेशियो मिल गया 5:1, तो हमने इक्वेट कर दिया, तो पॉइंट मिल गया हमें क्या, -13,3, 0। क्वेश्चन नंबर 28 का ए पार्ट। x इक्वल टू h प्लस a cos थीटा, y इक्वल टू k प्लस b sin थीटा है, तो हमें बतानी है x माइनस h होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 होता है। देखो कुछ नहीं करना है, हमें रीअरेंज कर देना है। इस h को पहले यहाँ भेजो, x माइनस h बन जाएगा। फिर ये a मल्टीप्लाई में इसको यहाँ भेजोगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। रीअरेंज सेम टू सेम यहाँ करना है। फिर उसके बाद दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना के सम कर दो। देखो, यहाँ पे क्या किया हमने, रीअरेंज किया cos थीटा को, वो जो मैंने बताया। तो यहाँ से क्या बन गया, cos थीटा इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ऐसे ही इस वाले टर्म को भी हमने रीअरेंज किया, k को यहाँ भेजा, y माइनस k, इसको डिनोमिनेटर में भेजा तो अपॉन b। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फिर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इस तरीके से ऐड हो गई, राइट हैंड साइड इस तरीके से ऐड हो गई। और ये राइट हैंड साइड पे ये क्या बन गई, हमारी आइडेंटिटी बन गई, तो इक्वल टू 1 और हमारे हैंड्स। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। कहा ना मैंने, जो सेट 1 है ना, वो उतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, बट ये क्या है कि ये बहुत ही लेंथी पेपर आया हुआ है। और मैं तो आपको और वाले क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, तो ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, मतलब और ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो 28 बी का जो और वाला क्वेश्चन है वो क्या है, tan a अपॉन 1 प्लस sec a माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a इक्वल टू 2 cosec a। ठीक है, ये cosec a है। हमें इसके बराबर प्रूव करना है। अगेन
वही 2 तरीके हैं, मैं इसको स्लाइड को थोड़ा यहाँ को शिफ्ट कर देता हूँ। वही 2 तरीके हैं। पहले क्या किया, 10 को कॉमन ले लिया और उसके बाद इनका एलसीएम ले लिया, 1 प्लस सेक ए, 1 माइनस सेक ए, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएँगे, राइट? ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया और यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है? तो क्या बच गया डिनोमिनेटर में हमारा 10 स्क्वायर है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 स्क्वायर ही बच गया। फिर एक 10 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो 2 sec a अपॉन 10 ही बच गया। फिर इस sec a को हमने तोड़ दिया 1 अपॉन cos a में और 10 a को हमने ब्रेक कर दिया sin a अपॉन cos a में। तो अगेन cos a से cos a कट गया, 2 अपॉन sin a यानी कि 2 cos sec a बच गया। तो ये चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से कर सकते हैं अ, हम क्या करते हैं, जब भी हम इस तरीके की वैल्यू को देखते हैं ना, इसको हमें तुरंत ब्रेक करना होता है। मतलब तुरंत ब्रेक करना होता है, मैं साइन और कॉस के टर्म में। चलो ठीक है, मैं आपको साइन और कॉस के टर्म में इसको जल्दी से ब्रेक करके बता देता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने उस तरीके से किया है भई, आपका कॉन्सेप्ट एंड टाइम पे खराब ना हो जाए, तो हम आपके तरीके से भी कर लेते हैं। तो इनको क्या बताया यार, साइन और कॉस के टर्म में तोड़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं? इसको सबसे पहले लिखेंगे हम sin a अपॉन cos a अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस sec a की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन cos a माइनस tan a की जगह पे क्या आएगा भाई? ये आ जाएगा हमारा sin a अपॉन cos a, यहाँ पर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन cos a। लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना ऐसा? अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। इनका क्या ले लेंगे हम? कॉमन ले लेंगे। तो ये रहेगा हमारे पास क्या? sin a अपॉन cos a, ऊपर कितना हो गया हमारे पास? cos a प्लस 1 अपॉन cos a, बीच में माइनस, यहाँ पे सेम sin a अपॉन cos a, यहाँ पे भी एलसीएम लेके cos a माइनस 1 अपॉन cos a। इतना हो गया। अब इस cos a से ये cos a कैंसिल और ये इस cos a से ये cos a कैंसिल। तो हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी? sin a अपॉन cos a प्लस 1 माइनस sin a अपॉन cos a माइनस 1। अगेन अब क्या करेंगे? फिर से एलसीएम ले लेंगे। फिर से एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया क्या? a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है मुझे, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin a इंटू cos a माइनस 1 माइनस sin a इंटू cos a प्लस 1। फिर मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा sin a cos a माइनस sin a माइनस, इनको मल्टीप्लाई किया तो sin a cos a प्लस sin a। ठीक, अभी cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या हो जाएगा मेरा? मैं यहाँ से ना पहले इसको कट कर लेते हैं, ठीक है? ये देखो, ये प्लस वाला है, ये नेगेटिव वाला है, तो कट हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास, चलो इसको अभी रहने देते हैं, cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक, अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया भाई? ये बच गया हमारे पास sin a माइनस साइन, अच्छा यहाँ पे थोड़ी-सी ना माइनस से ये वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन भी क्या रहेगा हमारा? माइनस रहेगा, नहीं तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो इसका साइन क्या रहेगा हमारा? माइनस रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया? माइनस ऑफ साइन ए, माइनस ऑफ साइन ए, यहाँ पर भी बच गया हमारे पास कितना? माइनस ऑफ साइन ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है। अब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हो गया? दोनों जुड़ के, दोनों अगर हमारे ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 2 साइन ए अपॉन यहाँ पे माइनस, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा भाई? 1 माइनस, आइडेंटिटी लग गई तो ये साइन स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया और एक स्क्वायर से ये साइन कट के कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना बच गया? 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए।
और 1/sin ए कितना होता है cos ए। ठीक है? तो जिन बच्चों को इस तरीके से किया है जिन्होंने वो अपनी इस आइडेंटिटी पे स्टिक रहना, मैंने स्मॉल कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, ठीक है? या तो आप इस मेथड से करो या तो आप आइडेंटिटी का यूज़ करो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 29 में, एक हमारे पास ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो इसमें ना ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है जो आपका ये बोर्ड के एग्जाम में ना आपको ऑलरेडी इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है? ऑलरेडी आपको इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है। हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है और ये सर्कल क्या है इस तरीके से इनस्क्राइब्ड है। 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, एक इनस्क्राइब्ड, एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। इनस्क्राइब्ड का मतलब है इसके अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है। और हमें क्या बतानी है, रेडियस, यानी कि हमें क्या बतानी है, इन रेडियस बतानी है, ठीक है? तो इस तरीके जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। और हमें जो वैल्यूज़ दे रखी है भई, एंगल B90 है, यानी कि ये वाला ट्रायंगल क्या है, ये है हमारा एबीसी। अब एबी की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू हमारी कितनी, 3 सेंटीमीटर। तो ह सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एसी निकालेंगे। यहाँ पे आपको ना इन रेडियस का फ़ॉर्मूला आना ज़रूरी है। ठीक है? तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम कम से कम 8 टाइम यूज़ हो चुकी है, 7 टू 8 टाइम्स। आप काउंट करके बताना, इतने सारे क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हो रही है। यानी 1 मार्क्स तो आपको फ्री फोकट के मिल रहे हैं, मतलब फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में बँट रहे हैं। जिसको भी पाइथागोरस थ्योरम आती है, ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो 1 मार्क्स तो आपका कहीं भी नहीं है। तो एसी की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे जो चीज़ हमें आनी चाहिए थी वो थी इन रेडियस का फ़ॉर्मूला। ये रहा हमारा इन रेडियस का फ़ॉर्मूला, एग्ज़ाम में आप अच्छे से इसको बॉक्स करके आना। तो एबी प्लस बीसी माइनस एसी, एबी प्लस बीसी वाली साइड माइनस हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर इसको माइनस के लिए 0.2, जितनी भी वैल्यू है उनको पुट कर दो, रेडियस निकल के आ गई हमारी कितनी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है? तो बस यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट था कि हमें ये वाला फ़ॉर्मूला याद होना ज़रूरी था। नेक्स्ट है हमारे पास 29 बी, In a in a given figure, a circle touches the side of a QR। ठीक है, इसमें भी जो डायग्राम दे रखा है, डायग्राम को बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है? किस तरीके का डायग्राम है ये? एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ठीक है? इस तरीके से हमें एक सर्कल दिया हुआ है। ऑलराइट, सर्कल दिया हुआ है। उस सर्कल के बाद इसमें क्या किया हुआ है, ये रहा, अ, ये रहा, ठीक? तो यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर कर लो, ये हो जाएगा हमारा P, ये हो जाएगा हमारा M, ये हो जाएगा हमारा कितना N, और फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से जो सर्कल को टच करते हुए जा रही है। इस लाइन का नाम है हमारा क्यू एंड आर, इस लाइन के नाम है क्यू एंड आर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, और ये बीच वाला जहाँ पे टच करती है इस पॉइंट का नाम है एस। तो कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो देखते ही अब हमें पता चलना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट पी है। पी से जब ये एम को टच कर रहा है और पी से एन को टच कर रहा है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट निकलती है वो बराबर होती है, यानी कि पी एम इक्वल टू पी एन हो गया। अब इस क्यू को देखो, यहाँ पर इस क्यू से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, क्यू एस और क्यू एन, है ना? इस तरीके से क्यू एस और क्यू एम, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, क्यू एम इक्वल टू क्यू एस। जिस साइड को पहले लिख रहे हो यहाँ पे भी वही साइड पहले लिखना। ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से अब निकलने वाली टेंजेंट यहाँ से निकाली टेंजेंट क्या होंगी, बराबर होंगी। तो टेंजेंट प्रॉपर्टी से तो हमारा इतना हो गया। फिर जब हम ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, देखो पेरीमीटर क्या होता है? पता है ना कि ये साइड साइड की जितनी भी लेंथ होते हैं इनको हम सम करते हैं तो वही पेरीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसके लिए पेरीमीटर कितना हो जाएगा? तीनों साइड का सम। अब जो ये क्यू आर साइड है इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्यू एस पर प्लस एस आर। यहाँ पे आ जाओ, ये जो क्यू आर है इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ क्यू एस प्लस एस आर लिख सकता हूँ। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है? अब इस क्यू एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं क्यू एम लिख सकता हूँ, वही जो हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाई थी। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही इस एस आर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, आर एन लिख सकता हूँ। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इनको सम किया तो मेरा कितना बन गया, पी क्यू प्लस क्यू एम बन गया पी एम, और
पी आर प्लस आर एन बन गया पी एन, ठीक है। ये पी क्यू प्लस क्यू एम इक्वल टू पी एम, पी आर प्लस आर एन इक्वल टू पी एन हमारा ये बन गया, राइट। और पी एम इक्वल टू पी एन है, अगेन टेंजेंट प्रॉपर्टी से ये जो पी एम है ये पी एन के बराबर है, तो यानी हमारे पास 2 पी एम निकल के आ गया, है ना। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, यहाँ पे देखो हमने पेरीमीटर निकाला, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर था, तो ये इक्वल टू आ गया हमारा कितना 2 पी एम, तो यहाँ से पी एम कितना हो जाएगा, पी एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला था। 38 क्वेश्चन है, 30 में पहुंच गए। A solid is in the form of a cylinder with hemispherical ends. The total height of solid is 20 सेंटीमीटर। देखो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से देखो, एक हमारे पास क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, फिर उसके ऊपर क्या है हमारे हेमिस्फेरिकल एंड लगे हैं इस तरीके से, जैसे टैबलेट वाला क्वेश्चन है ना, वैसे ही इस तरीके से हो गया। अब इसकी टोटल हाइट यहाँ से लेकर, इसकी टोटल हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, इसकी हाफ, वो कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। हमें बताना है टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस हाफ इस हेमिस्फीयर प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल। अब देखो मैंने जनरली आपको क्या बता रहा है कि पाई की वैल्यू को मत लेना कैलकुलेशन करते समय स्टार्टिंग में, क्योंकि उससे क्या होता है कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, राइट। अब दोनों फॉर्मूले अप्लाई करें, यहाँ पे भी देखो हमने क्या किया, पाई को कॉमन ले लिया, पाई को कॉमन ले लिया, बाहर पहले डायरेक्ट कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे अलग कैलकुलेट करना पड़ता, यहाँ पर अलग कैलकुलेट करना पड़ता, तो पाई को बाहर ले लिया और इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन निकल के आ गई। ठीक है, अब यार ये जो है ना, इसको आप मुझे कैलकुलेट करके बताना जो v की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, ठीक है। वैसे मैंने की तो है, मैं ही बता दूं क्योंकि आप कई सारे लोग आप आंसर शीट मैच करते रह जाओगे नहीं तो। चलो ठीक है, मैं एक बार जल्दी से कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ। 77/2 इंटू 30, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 30 प्लस 14/2 एंड देन 4081/6, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना निकल के आ रहा है, 4081/6 निकल के आ रहा है, ठीक। अब अब इसको आप डिवाइड करके बता दो मुझे आंसर कितना निकल के आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बता देना इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, और यूनिट रहेगी हमारी ये, ठीक हो गया। चलो ठीक है, टू डाइस ऑफ अ डिफरेंट कलर्स आर थ्रू। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, देखो कि हमारे पास दो डाइस है ना, मैंने बताया था प्लूरल होता है, दो डाइस फेंके हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, एट द सेम टाइम राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। हमें क्या करना है, पॉसिबल आउटकम्स को बताना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर अपीयर्स ऑन द बोथ द साइड, ठीक। अब आप दो डाइस फेंकोगे, जब वन डाइस फेंकते हैं तो हमारा 1 2 से लेकर 6 तक यही नंबर्स आएंगे। जब आप दो डाइस फेंकोगे तो पहले डाइस में 1 आएगा, हो सकता है कि दूसरे में भी 1 आ जाए, तो एक कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनेगा पॉसिबल आउटकम। पहले में 1 आया और दूसरे में 2 आ गया, दूसरा आउटकम्स आ गया। तो इस तरीके से टोटल आउटकम्स हमारे कितने बन जाएंगे, इस तरीके से हमारे टोटल आउटकम्स बन जाएंगे 36 आउटकम बन जाएंगे, 6 आउटकम इसके, 6 आउटकम इसके, तो वही चीज हमें लिखना है, ठीक है। 36 आउटकम बन गए। पेपर बहुत बड़ा हो गया है, ये लेंदी हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बीच वाला, तो ये हमारे सेम सेम वाले ना, तो कितने हैं भाई, ये काउंट करोगे तो 6 हो गए, तो 6/36, सेम सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 6/36, फेवरेबल आउटकम 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, ठीक। नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, 36 में से 6 माइनस कर दो, मतलब जो जो डिफरेंट नंबर्स हैं वो हमारे 30 हैं, तो 30/36 कर लो, या तो ऐसे कर लो, या तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बता बता रखा है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 होता है, पीई और पी नॉट ई का सम 1 होता है, तो पी ऑफ ई निकल गया है, तो यहाँ से 1 माइनस पी नॉट ई निकाल लो, सिंपल। चलो जल्दी जल्दी करते हैं हम,
बहुत टाइम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या करना है? एक डिटरमाइन करना है एक ग्राफ को। इस तरीके से मेरे 3 हमें क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स हमें इक्वेशंस दे रखी हैं। थर्ड इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? y एक्सिस में बनेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फिर हमें ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करना होता है भई इसको? देखो आपको पता है ना, जो पहली इक्वेशन होती है, इसके सामने हम क्या करते हैं इस तरीके से इसके सामने हम बॉक्स लगा लेते हैं x, y और यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, फिर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 मिल गई और यहाँ पे -3 मिल गया। सेम टू सेम हम ऐसे ही यहाँ पे भी किया हुआ है। ठीक है? एक बार x की वैल्यू को 0 रखा, एक बार y की वैल्यू को 0 रखा, तो आप देख लेना इस वाली इक्वेशन के लिए। ध्यान से रफवर्क में ट्राई करना। फिर क्या करोगे? फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या करोगे ना, जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन ग्राफ की मैंने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है? और दूसरी लाइन मैंने ग्राफ की ये ड्रॉ कर ली, ठीक है? तो उसके बाद आप इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो। आप 1 बाय 1 इस तरीके से पॉइंट रखोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेम ऐसे ही ऊपर को जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 इस तरीके से ऊपर को चले जाओ। सेम ऐसे ही इधर को चले जाओ 1, 2, 3, 4, 5 क्यों? क्योंकि 0, -3 आ रहा है ना? तो ऐसे ही यहाँ को भी चले जाओ। अब ये सारी की सारी वैल्यू को आप यहाँ पे रखो। जैसे 0, 2 है, x एक्सिस में 0, y एक्सिस में 2 तो ये 0, 2 हो गया। ऐसे ही हमारा -3, 0 है, x एक्सिस में -3 y एक्सिस में 0 तो ये -3, 0 हो गया। तो ये एक लाइन हमारी इस तरीके से बन गई। ऐसे ही हमारा 0, 6 देख लो। 0, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर चले जाओ। 0, 6 यहाँ पे आ गया और 9, 0 हमारा 6, 7, 8, 9 समथिंग यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने लाइन बना दी। तो और ये एंगल कौन से मिल गया हमें? यहाँ से मिल गया देखो नीचे चेक करोगे तो ये 3, 4 समथिंग मिल जाते हैं हमें। ठीक है? तो अब ट्रायंगल कौन-सा लोगे आप? ट्रायंगल लोगे आप ये वाला, ठीक है? ये ट्रायंगल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हमें कंडीशन x इक्वल टू 0 वाली कंडीशन देखनी है। तो ये हमारा इस वाले ट्रायंगल को हमें यहाँ से देख लेना है। हमें तीनों वर्टिसेस हमारे पास है। हम क्या करेंगे सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा भई 1/2 बेस इंटू हाइट। इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से, है ना? ये देखो ये जितना है उतना ही ये होगा। यानी हाइट मिल गई हमें 3 यहाँ से यहाँ तक। या तो आप इस तरीके से ग्राफ के सेक्शन काउंट कर लो 1, 2, 3, 4 या तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला था 0,6 है ना? 6 माइनस इस पॉइंट को माइनस कर दो 6 माइनस 2 तो ये 4 निकल के आ गया। तो सिंपली हम क्या करेंगे नेक्स्ट में अब हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो इसका आंसर अब आप मुझे बता देना। यूनिट स्क्वायर लिखना, ठीक है? फिर है 33 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ऑफ अ स्लोवर ट्रेन ऑफ अ जर्नी इस तरीके से। इफ द स्पीड ऑफ द स्लोवर ट्रेन इज 10 किलोमीटर आवर पर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रू ट्रेन। हमें क्या करनी है, दोनों की स्पीड फाइंड आउट करनी है। मतलब अगर एक ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड से, दूसरी चल रही है उससे 1 आवर लेस, यानी कितने से चलेगी वो? 90 की स्पीड से चलेगी। यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है अभी? 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। राइट? तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले मैंने फास्टर ट्रेन की स्पीड को x मान लिया, तो स्लोवर ट्रेन की स्पीड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 आवर लेट चली, तो x माइनस 10 10 हो गया। अब जो फास्ट ट्रेन चल रही है, फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी टाइम हो गया हमारा क्या d अपॉन s। तो d कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस है हमारी 200 अपॉन x, सो 200 अपॉन x इसके लिए। स्लोवर ट्रेन के लिए जो हमारी स्पीड थी वो x माइनस 10 थी, तो इस तरीके से आ गया। अच्छा ध्यान ये देना, जो फास्टर ट्रेन है वो टाइम क्या लेगी? कम टाइम लेगी। जो स्लोवर ट्रेन है वो ज़्यादा टाइम लेगी। तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे हम, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे मैंने T1 माइनस T2 नहीं किया है। आप लोग बार-बार पूछते हो, तो वही चीज़ है। ज़्यादा में से कम को माइनस किया तो टाइम डिफरेंस हमारा 1 आवर का आ गया। फिर सिंपली हमने वैल्यू को पुट कर लिया यहाँ पे। बस इतना ही था। तो कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर था कि हमें किससे किसको माइनस करना है और क्या अज़्यूम करना है। ऑलराइट? तो बाकी तो अब आप आगे को आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे साफ-साफ दिख रहा है कि अगर मैं फैक्टर निकालने जाऊँगा तो 5 इंटू 4 होता है 20। इन दोनों में अगर मैं एक-एक ज़ीरो बढ़ा दूँ, तो वो आ जाएगा कितना 2000। तो यहाँ से सिंपली फैक्टर निकल गए। जो x की वैल्यू -40 निकल के आई, स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को हमने कैंसल कर दिया। फास्टर ट्रेन की स्पीड हो गई हमारी 50
स्लोवर ट्रेन की स्पीड होगी हमारी 40 क्योंकि वो 10 आवर लेस है तो हमारा 10 आवर्स में हमने लेस कर दिया। अब क्या है द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर इज़ 640 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या है 2 स्क्वायर हैं, एक बड़ा स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आगे क्वेश्चन को पढ़ोगे आपको तो समझ में आएगा। इन दोनों के एरिया का स्क्वायर इसका एरिया का फ़ॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होता है? 4a 4a। पेरीमीटर का जो डिफरेंस करेंगे वो 64 आएगा यानी बड़े पेरीमीटर में से छोटे पेरीमीटर को माइनस करेंगे तभी तो 64 आएगा। ऑलराइट। तो हमें क्या करना है? हमें इनकी साइड्स दोनों की साइड्स को पता करना है। देखो अगर मैं इसकी साइड को क्या मान लूँ भई? x मान लूँ, तो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसकी साइड को मैं वाई मान लूँ, तो एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर। ऐसे पेरीमीटर इसका हो जाएगा 4y, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x। अब जो हमें दे रखा है कि पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है 64, तो 4x माइनस 4y इक्वल टू 64, है ना? पेरीमीटर इसका 4x आया, इसका पेरीमीटर आया 4y। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 64, तो वही तो लिखा है मैंने। फिर यहाँ से 4 कॉमन लेके इस साइड भेजा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 16, फिर x इक्वल टू वाई प्लस 16 ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। फिर एरिया का सम जो कंडीशन दे रखी है उसको ए स्क्वायर ये भी प्लस ए स्क्वायर दोनों अलग-अलग स्क्वायर हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 640 बस इतना ही है। फिर इस एक्स की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करेंगे अगेन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व कर दिया तो यहाँ से हमारी y इक्वल टू 8 और y इक्वल टू -24। अब फिर से बताओ मुझे जो ये लेंथ होती है, ये क्या हमारी नेगेटिव हो सकती है? जैसे मान लो आपका कोई प्लॉट है, आपका घर है, आपका रूम है, आपके खेत हैं, क्या उसको आप माइनस में मेज़र कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो माइनस वाली पॉसिबल नहीं है तो y इक्वल टू 8 आ गया। तो अगर y इक्वल टू 8 आ गया, अब आप इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे y की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। तो हमें दोनों साइड मिल जाएगी। ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन देखो मैंने बहुत सारे प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बता रखे हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे, तो जितने भी आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आए हैं ना, उन सबको मैं एक वीडियो में बना के डाल दूँगा। तो ये थेल्स थ्योरम भी मैंने अलग से करा रखी है, राइट? तो इसको भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये भी हमारा क्या है प्रूव दैट ये भी हमारा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। इस प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को भी देखो मैंने आंसर तो प्रोवाइड करा रखा है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कमेंट सेक्शन में लिख देना क्वेश्चन नंबर जो भी है ये। अगर आप स्पैम कर दोगे, तो मैं इस क्वेश्चन को भी अच्छे से बता दूँगा आपको अलग से वीडियो बना के। ऑलराइट? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में चले गए हम। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है हमें 35। मीन दे रखा है हमें 35, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये बोर्ड का बोर्ड एग्जामिनर्स का ही अगेन ये एक फेवरेट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 25, ठीक है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें 25। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपको मीन का फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए। मीन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मीन मेथड से हमारा मीन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? वो होता है हमारा क्या? समेशन समेशन ऑफ fi अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू क्या करते हैं हम? xi करते हैं, है ना? ठीक है, यही करते हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे भई, सबसे पहले हम क्या करेंगे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इनका हम सम कर लेंगे ताकि क्यों सम करेंगे? क्योंकि देखो जनरली हम क्या करते हैं जब इन फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, तो इस तरीके से हमारा नंबर निकल के आता है, राइट? और वही तो हमारा नंबर आ रहा है। लेकिन सम करते टाइम हमारा x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रही हैं, है ना? तो जब हम इसका समेशन करेंगे, तो ये सारी वैल्यू का सम x प्लस y x प्लस y तो रहेगा। अब इनको सम करो 1 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 3 तो ये कितना आ गया भाई ये आ गया हमारा 17 और समेशन करके हमारा समेशन लेकिन एक्चुअल में मीन कितना रहा है हमारा ये मिल गया। तो यहाँ से हम x प्लस y करेंगे तो ये माइनस करके कितना आ गया भाई 25 माइनस 17 8 तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, राइट? तो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई है। अब मैं क्लास मार्क निकालूँगा, क्लास मार्क बोलूँ xi बोलूँ या फिर उसके बाद fi xi निकालूँगा तो एक इक्वेशन मुझे वहाँ से मिल जाएगी। चलो देख लेते हैं जल्दी-जल्दी।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 मिल गई। ऐसे ही अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने पहले क्लास मार्क निकाला। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो ग्रुप है ये हमारे करेक्ट हैं या नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इनके बीच की वैल्यू निकालनी है x1 प्लस x2 अपॉन 2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 तो कितनी आ जाएगी 5। निकालने का फॉर्मूला यही है कि हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या देखो कि मिड वाली वैल्यू आएगी हमारी, तो मिड वाली वैल्यू सिंपल सिंपल नंबर है तो हमें पता है यहाँ पे 5, यहाँ पे हमें 15 बार-बार कैलकुलेट नहीं करना है, सिंपल नंबर दे रखे हैं। तो इस तरीके से हमारा निकल गया। फिर fi xi में क्या करेंगे हम, इस fi को और इस xi को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा इस तरीके से निकल के आ गया। फिर इस पूरे का समेशन कर दिया हमने यहाँ पे, समेशन ऑफ fi xi किया, तो कितना निकल के आ गया, इतना। हो गया इतना, हमारे पास इतना निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे भई, इसके बाद हम सिर्फ़ अब हमने सिर्फ़ क्या करना है, मीन का फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, जो मैंने बताया। तो समेशन ऑफ fi xi यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको ये क्या निकल के आया हमारे पास, समेशन ऑफ fi xi जो समेश xi fi था, उनका समेशन करके हमें ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब जो हमारा फ़ॉर्मूला बनेगा मीन का, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यू को पुट कर देंगे। ओह! यस कर दिया। अब करना पड़ेगा फिर यार, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। देखो वीडियो बहुत लॉन्ग, जब पेपर सॉल्व करते हैं इस तरीके से 38 क्वेश्चन को, आपको आंसर भी जल्दी चाहिए ताकि आपको दूसरे पेपर की पढ़ाई भी करनी है। तो कम से कम समय में पेपर सॉल्व हो और बाकी बच्चों की तैयारी भी जल्दी से जल्दी हो, वो हमारा एम रहता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 610 प्लस 15x प्लस 45y। 610 प्लस 45 था या 15 था? 15x 15x प्लस 45y हो गया अपॉन समेशन ऑफ fi कितना निकल के आया था, fi था हमारा 25। ओके, तो ये समेशन करके कितना आ गया मेरे पास, 25 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अच्छा जो मीन था ना, मीन की वैल्यू भी हमें दे रखी थी कितनी, 35। मीन की वैल्यू भी हमें दी थी 35 इक्वल टू इतना था हमारे पास। ठीक है, मतलब ये मीन की जगह पे हमारा 35 था, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करके 35 लिख लेता हूँ। अब क्या करना पड़ेगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 35 इंटू 25 इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास 610 प्लस 15x प्लस 45y, ये हमारा निकल के आ जाता। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब यहाँ पे इक्वेशन 2 ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, टाइम बहुत हो गया। 35 इंटू 25 करना है यहाँ पर। फिर उसके बाद जितना भी आएगा, इस 610 को इस साइड भेजा, तो माइनस 610 इक्वल टू यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 15x प्लस 45y निकल के आ जाएगा, राइट? ठीक है, तो फिर जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, इसको नीचे को फर्दर आप सॉल्व करोगे, तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारे पास इस तरीके से आंसर निकल के आ जाएगा y की वैल्यू और x की वैल्यू। ठीक है, आराम से करके देखना। मतलब अब हमें मीनिंग हमें क्या करना है, अभी बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो उसको कर लेना। 36 3 क्वेश्चन और बच गए, बहुत लंबा लेक्चर हो गया नहीं? अब ठीक है, आप इसको भी जल्दी-जल्दी कर लो कि मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ आपको किस तरीके से करना है। ये पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन है, अभी हमने रिसेंटली 1-2 दिन पहले कौन-सा क्वेश्चन किया था? स्पाइरल वाला क्वेश्चन किया था। तो यहाँ इस वाली एक्सरसाइज से वही सब सारे क्वेश्चन आते हैं। लॉग वाला क्वेश्चन आ जाएगा या स्पाइरल वाला क्वेश्चन या पोटैटो रेस वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो पोटैटो रेस चल रही है, 5 मीटर अवे है फर्स्ट पोटैटो, बाकी है 3-3 मीटर की दूरी पर, टोटल है 10 पोटैटो। ठीक है? एक कॉम्पिटिटर है, उसने रन करना स्टार्ट किया, पोटैटो उठाया, फिर बकेट में डाला, पोटैटो उठाया, बकेट में डाला, इस तरीके से किया। तो ये पूरी कहानी दी है, तो कैसा किया है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस तरीके से बकेट है। आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखना इस क्वेश्चन को, इस तरीके से। तो पहला वाला जो पोटैटो रखा है वो 5 मीटर की दूरी पर है। देन उसके बाद स्मॉल, स्मॉल 3, 3, 3, 3,
3, 3 इस तरीके से टोटल हमारे 10 पोटैटो हैं। तो जो एक कॉम्पिटिटर है वो रन करता है यहाँ तक, फिर इसको उठाता है, फिर वापस बकेट में डालता है, फिर वापस रन करता है यहाँ तक, फिर बकेट में डालता है, इस तरीके से। अब इस कहानी के बेस पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें उन क्वेश्चन को देखना है कि क्या दे रखे हैं भई, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड ड्रॉप इट इन बकेट? भई 10 मीटर हो जाएगा। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक भागा, 5 मीटर इधर को भागा, 5 मीटर बैकवर्ड भागा। तो पहले पोटैटो को बकेट में डालने के लिए 10 मीटर चलना पड़ा। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, तो ये 10 मीटर हो जाएगा आंसर। सिंपल है ना? बस ऐसा हो गया। दूसरे के लिए पूछा, तो दूसरे के लिए क्या है भई, पहले 5 मीटर भागा, दूसरे के लिए पहले 5 मीटर, उसके बाद 5 मीटर नहीं भागना है, उसके बाद 3 मीटर भागना है, यानी 8 मीटर इधर को, 8 मीटर इधर, टोटल कितना हो गया? 16 सिंपल। फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? उसमें हमारी एपी बन जाएगी। या तो आप केवल एक साइड के नंबर्स लो पहले, फिर उसका एंड में जो भी आएगा उसका डबल कर दो। नहीं तो आप क्या करो, पूरा ऐड करोगे। 5 यहाँ से यहाँ तक था, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 5 था। ठीक है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी टोटल लेंथ कितनी हो गई? फर्स्ट नंबर हो गया हमारा A2, सेकंड टर्म 16, थर्ड टर्म 22, इस तरीके से एपी बन गई। अब हमें क्या निकालना है? समेशन निकालना है कि टोटल रन कितना हुआ। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d से हम क्या करेंगे? इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 370 मीटर। और इसी के और में एक क्वेश्चन था, और में क्या क्वेश्चन था? इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज 5 मीटर पर सेकंड, अगर जो एवरेज स्पीड दे रखी है हमारी वो 5 मीटर पर सेकंड है, तो हमें क्या करना है? टाइम टेकन निकालना है, हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है। वही चीज़ जो मैंने बार-बार बताई है, d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, d इक्वल टू ht, d इक्वल टू ht, d इक्वल टू ht, इस तरीके से याद कर लो। टाइम पूछा है तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 370 निकाल चुके हैं हम टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड दे दिया 5 मीटर क्वेश्चन में, डिवाइड कर दिया तो टाइम आ गया हमारा कितना? 74 सेकंड। सिंपल। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में ना क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पेपर में, मतलब डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो चलो ठीक है, पहले पहले डायग्राम पहले इस तरीके से इसको पढ़ लेते हैं। रेडियो टावर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग अ रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो रेडियो टावर्स का यूज किया जाता है ट्रांसमिट करने में रेंज ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस को इंक्लूडिंग रेडियो और टेलीविजन। तो इस तरीके की जो कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं उनका ट्रांसमिट करने के लिए, उनको सर्विसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरे भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है रेडियो टावर्स का। तो क्या ये मैथ्स है? ये मैथ्स नहीं है, ये क्वेश्चन को लेंथी करने के लिए बस ये कहानी लिखी हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, आपको ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे इसलिए मैं इसको काट देता हूँ। तो ये कहानी थी, मुझे इससे क्या करना है? मुझे इससे कुछ करना है? ये मैथ्स तो है ही नहीं, इसको कैंसल आउट करो। इस कहानी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। भई हम इंग्लिश का पेपर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम मैथ्स का पेपर पढ़ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन अब छोटा लगने लगा। अब एक रेडियो स्टेशन है जो बनाया गया, तो का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला पहली वाली तो बस टाइम वेस्ट करने के लिए दी है लाइन। रेडियो स्टेशन बना हुआ है हमारा, और ये हमें डायग्राम में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है? तो मैं इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो क्या है देखो, इस तरीके से ये हमारा एक रेडियो टावर है। रेडियो टावर है यानी हमारा कहीं पे बेस होगा, और इसके टॉप को ठीक है? इसका बेस इस तरीके से मिल जाता है, और फिर ये इस तरीके से मिल जाता है। ठीक हो गया? यहाँ पे ये मिल जाता है। ठीक? अब इस ये रेडियो टावर हो गया हमारा, ये पॉइंट ए है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, और ये पॉइंट हमें पी दिया हुआ है, और ये पॉइंट हमें दिया हुआ है ओ। ठीक है, ये पॉइंट हमें ओ दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा कितना 60 डिग्री। ठीक है, और जो ये बेस की लेंथ दे रखी है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दे रखी है 6 मीटर। चलो ठीक है, अब देखो हमें तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जनरली हम क्वेश्चन देखते ही अब आपको समझ में आ रहा होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? तो फिर भी पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन दिया है तो। रेडियो स्टेशन टावर was built in two section,
2 सेक्शन में बनाए ए और बी, बॉटम में बी, पहले यहाँ तक बना, फिर यहाँ से ऊपर को बना। तो टावर को सपोर्ट किया गया वायर से, इस तरीके से ये वायर्स हैं हमारे। पॉइंट ओ पे जो ग्राउंड में है, यहाँ पर ग्राउंड में, ठीक? डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर, बेस से लेकर यहाँ पर तक की जो डिस्टेंस है ओ की, ये 6 मीटर है। ओ से जो एंगल एलिवेशन बनता है बी का, वो 30 डिग्री है, बना लिया। टॉप का बनता है वो 60 डिग्री है, सारी की सारी चीज़ें हमारी बन गई। अब इस अबव इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ द वायर हमें निकालनी है, और क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द, ठीक है, डिस्टेंस निकालनी है एबी, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओपीबी। देखो यार, अब तो कर ही लोगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल से होते हैं। जैसे हमें जो-जो निकालना है, देखो आप कौन-कौन सी डिस्टेंस निकाल सकते हो? अगर मुझे ये दे रखा है 6 मीटर, तो मैं यहाँ पर कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाऊँ कि मेरे को ये ओबी मिल जाए, ओबी लेंथ मिल जाए? वही जो मैंने आपको बार-बार बताया है, यहाँ पे तुरंत लिखो उसे पी अपॉन एच, एच बी। थीटा इक्वल टू 30 हमारे पास है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो जहाँ पे हमारा बेस और हाइपोटेन्यूज आए, बेस और हाइपोटेन्यूज आ रहा है, यानी कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा भाई? कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक? यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, बेस की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। सिंपल, ये निकल जाएगा। ऐसे इस बड़े वाले ट्रायंगल में एओ निकालने के लिए बोला है, तो एओ में अगेन बेस है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब क्या? कॉस 60 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिंपल। तो ये दोनों साइड हमारी निकल जाएंगी, ठीक? ये साइड निकल गई, ये साइड निकल गई। अगर हमें बीपी साइड निकालनी है, वो कैसे निकल जाएगी? अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी हम 10 30 का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी ये साइड निकल जाएगी। ऐसी बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड निकालनी है, बड़ी वाली साइड निकालनी है, तो पहले इसको मैं एक्स अज्यूम कर लूंगा, फिर 10 60 निकालूंगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरी की पूरी साइड निकल जाएगी। तो बड़ी वाली साइड में से फिर इस छोटी वाली साइड को माइनस कर देंगे, तो ये साइड भी निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्विकली। यही कॉन्सेप्ट है, बाकी जो जो चीजें इस तरीके से निकाल रखी है। देखो cos 30 का फॉर्मूला लगा दिया, तो वो भी मिल गया हमें, उस वायर की लेंथ निकल गई। फिर उसके बाद cos 60 लगाया, तो नेक्स्ट वायर की लेंथ निकल गई। डिस्टेंस ए भी निकाली, उसी तरीके से ए बी में से पी ए माइनस पी बी की, जो मैंने बताया ना। इसकी लेंथ निकालने के लिए इस बड़े वाले की लेंथ निकाली, फिर स्मॉल साइड को माइनस किया, तो ये लेंथ भी निकल गई। वही चीज वहां पे लिखी हुई है। फिर ट्रायंगल ओपीबी निकाला, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सारी चीजें हमारे पास कैलकुलेट कर चुके हैं, सिंपली हमने कैलकुलेट कर लिया। 6√3 मीटर स्क्वायर आंसर निकल गया, आ गया। कॉन्सेप्ट वगैरह बता दिया, आंसर प्रोवाइड कर दिया। अब एक बार आप में ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 38, फाइनली फाइनली एंड आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास क्या एक ब्रूच है जो बना हुआ है, ठीक है, 35 मीटर सेंटीमीटर का। द वायर इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट 5 मीटर डिवाइड। बेसिकली हमारे पास क्या है, ब्रूच है और बाकी सारी उसकी डायमीटर दे रखी है, और वो क्या है, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये हमारे पास ब्रूच है। ब्रूच क्या होता है? एक पिन होती है, या आप समझ सकते हो कि जो स्कूल्स में बैच लगाते हैं वो बैच हो गए, तो उस तरीके से एक ब्रूच है। और ये कितने भागों में डिवाइड है भाई? ये 10 भागों में डिवाइडेड है। 1 2 3 4 5 10 हो गया क्या? 1 2 3 4, फिर 4 80 हुए ना अभी। चलो यहाँ से कर लेते हैं। अब हो गई हमारे पास ये 10। इस तरीके से 10 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, और हर किसी की डायमीटर है कितनी? 5। ठीक। अब ना आपकी क्वेश्चन में एग्जाम में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, या क्या दिया है? 5 मीटर दिया हुआ है। आई थिंक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जस्ट इमेजिन करो ना, इतना बड़ा पिन तो होता नहीं है ना, जो हमारा यूज़ करते हैं, ब्रूच इतना बड़ा तो होता नहीं है। तो बस यही प्रैक्टिकल मिस्टेक थी, वो एमएम में होगा। आप ध्यान देना, जो क्वेश्चन आया ना आपका सेट, जो आपको डायमेंशन दे रखी है, वो एमएम में होनी चाहिए। तो मैंने तो एमएम के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया। बेस्ड ऑन द एफ ऑफ इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल? भई हमें रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी है, सर्कमफेरेंस बताना है, टोटल लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? सिंपली 5d। ये जो 5 वायर्स हैं, ये d प्लस सर्कमफेरेंस, जो साइड से बना है ये भी वायर से बना होगा, सिल्वर से बना है, तो ऐसे ही निकल जाएगा भाई, इतने सिंपल सिंपल है। और व्हाट इज द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच? 10 भागों में डिवाइडेड है, तो 360 अपॉन 10 करोगे सबसे पहले तो। क्यों?
क्योंकि एक पूरा चक्कर मारने में यानी जो एक सर्कल है ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। 10 भागों में डिवाइडेड हो तो 10 से डिवाइड किया तो 36 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यानी हर एंगल हमें कितने डिग्री का मिलेगा? 36 डिग्री का हमें एंगल मिल जाएगा। बाकी फिर हमने फॉर्मूले अप्लाई कर देने हैं, सिंपल है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने R निकाल ली। R क्या हो जाएगी? 35 का हाफ हो जाएगी। 17.5 यूनिट्स रेडियस निकल के आ गई। भाई जब हमें D ऑलरेडी दी हुई है तो वही तो आएगी ना। फिर टोटल लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी? सिल्वर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ हो जाएगी हमारी क्या? सर्कमफेरेंस, जो अभी बताया मैंने आपको 5D। यहाँ पे बड़ा-बड़ा लिख दिया ना 5D प्लस 2 पाई आर। ठीक है, ये प्लस है। तो यही तो क्या है? तो टोटल लेंथ भी आ गई हमारी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल हमें पता है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला, या तो आप एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, या तो आप एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करो, या तो देखो एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लिया मैंने। ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल मेरा निकल के आ गया। अब उसको मैं क्या कर दूंगा भाई, उसको क्या कर दूंगा मैं, ईच सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। तो जो टोटल एरिया आया है उसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 10 हिस्सों में। देखो ना, ऐसे समझो, ये सर्कल है। अगर इस सर्कल का क्या करूँ मैं, पूरा एरिया निकाल दूँ। और अगर मुझे ये 4 भागों में डिवाइड होता, तो हर भाग का हिस्सा चाहिए तो मैं क्या कर देता, टोटल 100 है तो 100/4 कर देता। अब टोटल एरिया अगर मेरे पास 100 है और 10 हिस्से हैं उसके, तो मैं 10 से डिवाइड कर दूँगा। तो वही चीज़ कर रखी है। टोटल एरिया हमने फाइंड आउट किया सर्कल का, और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, ईच सेक्टर का निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा कितना आ गया, 96.525 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। फाइनली हमारा सीबीएसई का स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व हो गया। अगर आपको सारे के सारे पेपर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दूँगा। सारे के सारे पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दूँगा। गुजरात बोर्ड और यूके बोर्ड और जितने भी बोर्ड्स हैं जिनके पेपर नहीं हुए हैं, उनके लिए वो आसानी हो जाएगी सॉल्व करना। और आप लोगों के लिए जिनके पेपर हो चुके हैं, आप लोग उसमें क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।